सर, आज सुबह जब मैं लाइब्रेरी आ रही थी तो मेरे सामने से एक डीएम साहब की गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी को देखकर मेरे आसपास खड़े हर इंसान की आंखों में जो सम्मान और खौफ था, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हर साल लाखों बच्चे अपने घरों को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर इसी लाल बत्ती और रुतबे के सपने के साथ दिल्ली या जयपुर के छोटे छोटे कमरों में कैद हो जाते हैं। सर, मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। लेकिन जब मैं संविधान की किताब में भाग 14 यानी पार्ट 14 खोलती हूँ, जहाँ अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन और अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स के आर्टिकल्स लिखे हैं, तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। आर्टिकल 311 का संरक्षण यानी सेफगार्ड्स, 312 की शक्तियां, 315 के आयोग, सर ये सब मुझे एक भूल भुलैया लगते हैं। मुझे डर लगता है सर कि कहीं मैं इन धाराओं के जाल में उलझकर अपने पिता के उस सपने को न तोड़ दूं। क्या एक साधारण पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट के लिए इस स्टील फ्रेम को समझना मुमकिन है? क्या हम इसे किसी कहानी की तरह नहीं जी सकते, जहां मैं खुद को उस कुर्सी पर बैठा हुआ महसूस कर सकूं? राधिका, अपने इन कीमती आंसुओं को पहुंच लो। आज जो तुमने उस डीएम की गाड़ी देखी है, वो सिर्फ लोहे की एक मशीन नहीं थी। वो इस महान देश की प्रशासनिक रीढ़ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन की एक झलक थी। तुम्हारे पिताजी ने जो जमीन गिरवी रखी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जिस किताब से तुम्हें डर लग रहा है, उसी किताब ने एक गरीब किसान की बेटी को देश का सबसे बड़ा अफसर बनने का अधिकार दिया है। आज हम संविधान के उन पन्नों को छुएंगे जिन्हें कोचिंग माफियाओं ने जानबूझकर मुश्किल बना दिया है। आज हम बात करेंगे भाग 14 यानी पार्ट 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, अनुच्छेद 308 से 323, और भाग 14 क यानी पार्ट 14A, अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स की। आज मैं तुम्हें आर्टिकल्स रटाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी फिल्म चलाऊंगा कि तुम एग्जाम हॉल में बैठकर मुस्कुराओगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तुम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हो राधिका, तुम मान एजुकेशन की वो योद्धा हो जिसे यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक के हर किले को फतेह करना है। क्या तुम तैयार हो भारत के इस प्रशासनिक महाजाल को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखने के लिए? जी सर, मेरा सारा डर अब खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ ये एग्जाम पास नहीं करना है, मुझे इस स्टील फ्रेम का हिस्सा बनना है। चलिए शुरू करते हैं ये महा क्लास। तो चलो, सबसे पहले हम संविधान के भाग 14 के बिल्कुल बेसिक्स में उतरते हैं। राधिका, तुमने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को या डीएम को एक भ्रष्ट नेता रातों रात नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में किसी भी आईएएस या आईपीएस को नौकरी से निकालना इतना आसान है? इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 में छिपा है। सर, मैंने सुना है कि ये अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दिया गया है। ये सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी, जैसे आईएएस या आईपीएस, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर रहता है, और राज्य का अधिकारी राज्यपाल यानी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। लेकिन अगर सिर्फ यही सिद्धांत होता तो कोई भी सरकार अपने ईमानदार अधिकारियों को 1 मिनट में बाहर फेंक देती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें एक अभेद्य ढाल दी, अनुच्छेद 311। सर, अनुच्छेद 311 में ऐसी कौन सी जादुई ढाल है जो एक अधिकारी को नेताओं से बचाती है? ये ढाल 2 कड़े नियम बनाती है राधिका। पहला, 311(1), किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया है। मतलब अगर एक आईएएस को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है तो कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। उसे हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। दूसरा, किसी भी अधिकारी को तब तक पदच्युत या रैंक में कम नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ एक उचित जांच न की जाए और उसे अपना पक्ष रखने का, सुनवाई का अधिकार न दिया जाए। यही वो ताकत है जो एक 25 साल के युवा डीएम को एक बाहुबली नेता की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत देती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के उस बाहुबली आर्टिकल पर जिसने भारत को टूटने से बचाया, अनुच्छेद 312 यानी ऑल इंडिया सर्विसेज। राधिका, भारत में 3 तरह की सेवाएं होती हैं। केंद्रीय सेवाएं जैसे रेलवे, फॉरेन सर्विस, राज्य सेवाएं जैसे एसडीएम, डीएसपी, और इन दोनों के ऊपर होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ये वो अधिकारी हैं जिन्हें केंद्र सरकार यूपीएससी के माध्यम से चुनती है और ट्रेनिंग देती है, लेकिन ये काम राज्य सरकारों के अधीन यानी स्टेट कैडर में करते हैं। वर्तमान में हमारे पास 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस और IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे 1966 में जोड़ा गया था। सर, अगर कल को सरकार को एक नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनानी हो तो क्या लोकसभा सीधे कानून बना सकती है? अद्भुत राधिका, यही है वो ट्रैप जहां एग्जामिनर लाखों बच्चों को फेल कर देता है। याद रखना, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शुरुआत लोकसभा नहीं कर सकती। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 साफ कहता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाना जरूरी है, तभी संसद कानून बनाकर नई सेवा का निर्माण कर सकती है। सर, राज्यसभा को ये विशेष शक्ति क्यों दी गई? क्योंकि राधिका, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं, जिससे राज्य की स्वायत्तता पर असर पड़ता है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए राज्यों की सहमति के बिना केंद्र उन पर नए अधिकारी नहीं थोप सकता। ये भारतीय संघवाद का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। अब सवाल ये है कि इन IAS और IPS अधिकारियों को चुनता कौन है? कौन सी वो फैक्ट्री है जो इस देश को इसके सबसे बेहतरीन दिमाग देती है? इसका जवाब है अनुच्छेद 315, जो संघ के लिए UPSC और राज्यों के लिए SPSC का गठन का प्रावधान करता है। राधिका, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 315 एक और जादुई व्यवस्था देता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो वो मिलकर अपना एक ही आयोग बना सकते हैं, लेकिन UPSC और SPSC सीधे संविधान द्वारा बनाए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जबकि JPSC संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। इसलिए JPSC एक संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। सर, ये तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। चलो अनुच्छेद 316 का ऑपरेशन करते हैं। UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। SPSC और JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, JPSC के मामले में राष्ट्रपति। लेकिन असली ड्रामा शुरू होता है अनुच्छेद 317 में, यानी इन्हें पद से हटाना। राधिका, मुझे बताओ, अगर RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को हटाना हो तो क्या राजस्थान के राज्यपाल उसे हटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे नियुक्त किया था? सर, मुझे लगता है कि राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन को राजनेताओं के दबाव से स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रखने के लिए कुछ खास नियम होगा। शायद राज्यपाल उन्हें सस्पेंड तो कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। क्या मैं सही हूँ? लाजवाब राधिका, तुम एकदम सही ट्रैक पर हो। यही वो गुगली है जो हर स्टेट PCS में पूछी जाती है। चाहे वो UPSC हो या किसी राज्य का SPSC, उनके अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। और राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। कदाचार के मामले में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हटाने की सलाह देता है तो वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होती है। यही आयोगों की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी गारंटी है। सर, पॉलिटी के ये आर्टिकल्स 312 हो या 315 आपने मेरे दिमाग में ऐसे उतार दिए हैं जैसे ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी हो। अब मुझे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सर, जब मैं अपनी आंखों को बंद करके सोचती हूँ कि अगर कल को मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे भारत के किसी सुदूर राज्य का केडर मिल गया, मान लीजिए मुझे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ मिल गए या अंडमान के द्वीप मिल गए या साउथ इंडिया के तटीय इलाके मिल गए, तो सर मुझे बहुत घबराहट होती है। जब मैं किताबों में भूगोल पढ़ती हूँ तो दर्रे, नदियाँ, पहाड़ और जलवायु सब मेरे दिमाग में उलझ जाते हैं। मुझे रटना पड़ता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ जाता है। सर, एक प्रशासक बनने के लिए मुझे इस देश की और इस दुनिया की ज़मीन को समझना होगा, लेकिन मैं भूगोल को विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? राधिका, तुमने आज मेरे दिल की बात छीन ली। तुम्हारी इसी परेशानी, इसी दर्द को खत्म करने के लिए ही तो हमने दिन रात एक किया है। तुम्हें याद है, आज से ठीक 1 महीने पहले हमने टेस्टक्यू ऐप पर भारत के भूगोल का जो सिनेमैटिक वीडियो कोर्स शुरू किया था। राधिका, आज मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यधिक गर्व हो रहा है कि हमने वो कोर्स पूरी तरह से संपन्न यानी 100% कंप्लीट कर लिया है। सच में सर? पूरा कोर्स? हाँ, और ये कोई साधारण कोर्स नहीं है राधिका। अब भारत का हर एक विद्यार्थी इसे ज्वाइन कर सकता है।
इस कोर्स में हमने सिर्फ सिनेमैटिक वीडियो लेक्चर ही नहीं दिए, बल्कि बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड पूरी की है। हर क्लास के साथ तुम्हें मिलेंगे A4 साइज के स्मार्ट नोट्स और हमारी क्लास की हाई क्वालिटी PDF बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, तुम सिनेमैटिक क्लास को कंप्लीट करने के बाद उसी ऐप के अंदर उसका 360 डिग्री एनालिसिस कर सकती हो। मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग के चारों कोनों में फिट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा कोर्स 100% NCERT पर आधारित है। लेकिन राधिका, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज तुम्हारे लिए और पूरे भारत के उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक खबर है। भारत के भूगोल के कोर्स की अपार सफलता और तुम्हारी भारी डिमांड को देखते हुए आज इसी वक्त मैं टेस्टक्यू ऐप पर विश्व भूगोल का महासिनेमैटिक वीडियो कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं। अब तुम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महाद्वीपों, महासागरों, विश्व की जल संधियों और पर्वतों को 3D एनिमेशन और ड्रोन विजुअल्स के जरिए अपनी आंखों के सामने देखोगी। तुम्हें लगेगा तुम सच में पूरी दुनिया की यात्रा कर रही हो। सर, ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी 3D और सिनेमैटिक। लेकिन सर, दोनों कोर्सेज की फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? राधिका, शिक्षा पर हर गरीब और किसान के बच्चे का हक है। हमने फीस पहले ही नाम मात्र की रखी है, लेकिन आज इस नए लॉन्च की खुशी में शुरुआत के केवल 200 विद्यार्थियों यानी फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए एक महा ऑफर है। अगर तुम अभी ऐप पर जाकर कूपन कोड मानसर51 लगाती हो तो तुम्हें फीस पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल को रटना बंद करो। एक प्रशासक बनना है तो देश और दुनिया की जमीन को जीना सीखो। अपनी सीट पक्की करो, क्योंकि 200 सीटें कुछ ही घंटों में फुल हो जाएंगी। आज ही टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो और भारत व विश्व भूगोल के इस सिनेमैटिक ब्रह्मांड में प्रवेश करो। ये कोर्स तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ये मेरा तुमसे वादा है। सर, मैं क्लास के तुरंत बाद टेस्टक्यू ऐप पर वर्ल्ड जियो का कोर्स ज्वाइन करूंगी। कूपन कोड लगाकर अब मेरी ज्योग्राफी की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। चलिए सर, अब वापस संविधान के युद्ध के मैदान में चलते हैं। बहुत बढ़िया राधिका। अब हम आते हैं संविधान के एक ऐसे हिस्से पर जिसे मूल संविधान में जगह नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इसकी बहुत जरूरत महसूस हुई। हम बात कर रहे हैं भाग 14 क यानी अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स की। राधिका, हमारे देश के न्यायालयों में लाखों केस पेंडिंग है। अगर कोई सिविल सेवक यानी IAS या IPS या रेलवे का क्लर्क अपनी नौकरी, प्रमोशन या पेंशन को लेकर सरकार से विवाद कर ले और वो केस हाईकोर्ट में जाए तो उसे न्याय मिलने में 20 साल लग जाएंगे। इसी देरी को खत्म करने के लिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में भाग 14 क जोड़ा गया। इसमें केवल 2 आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B। सर, ट्राइब्यूनल क्या होता है? क्या ये कोर्ट जैसा ही है? समझो कि ट्राइब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की तरह है। जैसे आंखों की बीमारी के लिए आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही सरकारी कर्मचारियों के विवादों के लिए अलग से एक अर्ध न्यायिक निकाय बना दिया गया, जिसे ट्राइब्यूनल कहते हैं। अनुच्छेद 323A, ये आर्टिकल 323A, ये प्रशासनिक अधिकरणों के गठन की बात करता है। ये अनुच्छेद सिर्फ संसद को शक्ति देता है कि वो केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विवादों को सुलझाने के लिए ट्राइब्यूनल बना सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत 1985 में CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई। और सर, अनुच्छेद 323B में क्या है? अनुच्छेद 323B में अन्य मामलों के लिए अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की बात की गई है, जैसे टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, श्रम विवाद या जमीन का किराया। राधिका, यहां एग्जामिनर का सबसे खतरनाक ट्रैप छिपा है। अनुच्छेद 323A के तहत ट्राइब्यूनल बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, लेकिन अनुच्छेद 323B के तहत ट्राइब्यूनल बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों के पास है, अपनी अपनी विधायी शक्ति के अनुसार। ये बारीक अंतर RPSC RAS मेंस और UPSC प्रीलिम्स दोनों में पूछा जा चुका है। राधिका, थ्योरी हमने समझ ली, कॉन्सेप्ट की जड़ तक हम पहुंच गए, लेकिन अब वक्त आ गया है उस असली युद्ध का जिसका इंतजार हर स्टूडेंट करता है। मैं तुम्हारे सामने 2017 के बाद के वो खतरनाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दागूंगा जिन्होंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे। ये एक रैपिड फायर राउंड है। क्या तुम तैयार हो चक्रव्यूह को भेदने के लिए? सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोई भी आयोग हो, आज एक भी सवाल बचकर नहीं जाएगा। ये रहा पहला सवाल UPSC CSE प्रीलिम्स 2018 से। भारतीय संविधान के अनुसार एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति किसके पास है? सर, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। अनुच्छेद 312 के तहत ये विशेष शक्ति राज्यसभा के पास है, जिसे अपने 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है।
लाजवाब। दूसरा सवाल बीपीएससी 66 प्रीलिम्स 2020 और यूपीपीएससी आरओ 2021 से। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? सर, यही तो गुगली होती है। नियुक्ति भले ही राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन अनुच्छेद 317 के तहत उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अद्भुत, तुम्हारी मेमोरी कंप्यूटर से भी तेज हो गई है। तीसरा सवाल आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 और एसएससी सीजीएल 2022 से। संविधान में भाग 14 क अधिकरण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सर, ये 42nd संविधान संशोधन अधिनियम यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। बिल्कुल सटीक। और अब आज का आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल एमपीएससी प्रीलिम्स 2019 से। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया जाता है? सर, जेपीएससी कोई सीधा संवैधानिक निकाय नहीं है। जब 2 या अधिक राज्य अनुरोध करते हैं तो संसद द्वारा कानून बनाकर यानी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसका गठन किया जाता है। ये एक सांविधिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अद्भुत राधिका, आज तुमने साबित कर दिया कि जब कॉन्सेप्ट गहराई से और सिनेमैटिक अंदाज में समझ में आ जाए तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जामिनर तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी तैयारी का स्तर अब अजेय यानी इनविंसिबल हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने पढ़ा है उसे 60 सेकंड में अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में परमानेंटली सेव करते हैं। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ मन में दोहराइए। भाग 14 पार्ट 14 सेवाएं और आयोग, आर्टिकल 308 से 323 तक। अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। अनुच्छेद 311 अधिकारियों को संरक्षण यानी बिना जांच और सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं यानी राज्यसभा की विशेष शक्ति 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 315 संघ यानी यूपीएससी और राज्यों यानी एसपीएससी के लिए लोक सेवा आयोग, जेपीएससी संसद के कानून द्वारा। अनुच्छेद 316 कार्यकाल यूपीएससी 665, एसपीएससी 662। अनुच्छेद 317 पद से हटाना यानी एसपीएससी के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। भाग 14 क अधिकरण आर्टिकल 323A से 323B ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण यानी केवल संसद बना सकती है। अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरण यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सिर्फ कुछ आर्टिकल्स या संविधान की धाराएं नहीं पढ़ी हैं। आज हमने उस रास्ते को समझा है जो तुम्हारे गांव की उस कच्ची पगडंडी से निकलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के मुख्य द्वार तक जाता है। याद रखना, तुम जो ये संविधान का कोर्स कर रहे हो, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने या एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है। ये इस देश के सिस्टम का स्टील फ्रेम बनने की तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। लाखों स्टूडेंट्स का जो अथाह भरोसा मान एजुकेशन पर है, वो किसी जादू से या खोखले दावों से नहीं बना है। वो इस बात से बना है कि हम हवा में बातें नहीं करते। आप उठाकर देख लीजिए पिछले 10 साल के पुराने पेपर्स। हमारे इस मूवी स्टाइल सिनेमैटिक कोर्स में आपको सिर्फ मजा ही नहीं आता, बल्कि एग्जाम का 90% पेपर सीधे तौर पर यहीं से हमारे इन्हीं शब्दों और कॉन्सेप्ट्स में से छपता है। ये कोई अहंकार नहीं है, ये हमारी उस रात दिन की मेहनत का परिणाम है जो हम तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए करते हैं। संविधान के इस पूरे कोर्स को बीच में मत छोड़ना। इसका एक एक वीडियो, एक एक शब्द तुम्हारी तकदीर की इबारत बदल सकता है। जब भी पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंखें थक जाएं, जब रातों को नींद सताए, जब लगे कि हार मान लेनी चाहिए, तो उस दिन अपने पिता के उन फटे हुए जूतों को और अपनी माँ के हाथों की उन लकीरों को याद कर लेना जिनमें तुम्हारी उस लाल बत्ती वाली गाड़ी के सपले पल रहे हैं। जाओ, उठो और टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो। भारत का भूगोल कंप्लीट हो चुका है और विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का महासिनेमैटिक कोर्स आज लॉन्च हो गया है। शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स में अपनी जगह बनाओ, कूपन कोड मानसर 51 लगाओ और अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाओ जहां असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से ही मिट जाए। हार मत मानना मेरे योद्धाओं, क्योंकि तुम्हारी जीत का इंतजार सिर्फ तुम नहीं, ये पूरा भारतवर्ष कर रहा है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए तूफान, एक नए अध्याय और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और इतिहास रचते रहो। जय हिंद, जय भारत।